पर दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की इस सीरीज़ में दोबारा से आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो बेसिकली थीम नंबर 2 का लास्ट वीडियो है दोस्तों। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन की गठन की स्थापना की। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब हम आज़ाद भी हो गए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गई, तो हमारे कंट्री में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या क्या चैलेंजेस थे। तो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट वी सॉ एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों जब हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे चैलेंजेस की बात करते हैं तो वी डिवाइड द चैलेंजेस ब्रॉडली इनटू 4 कैटेगरीज। तो पहला कैटेगरी है सोशल कैटेगरी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि सोशली इंडिया के उस समय इंडिपेंडेंस के दौरान क्या क्या चैलेंजेस थे। दोस्तों सबसे पहला चैलेंज सोशली हमारा ये था कि हमें कम्यूनल हार्मनी को मेंटेन करना था। कम्यूनल हार्मनी मेंटेन इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि पार्टीशन की वजह से कम्यूनल हार्मनी कंट्री में डिस्टर्ब हुई थी। कम्यूनल हार्मनी का चैलेंज सिर्फ हमारे को नॉर्दर्न फ्रंटियर पे नहीं मिला जहाँ पर पार्टीशन हुआ, बल्कि ईस्टर्न फ्रंटियर में भी मिला और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम इक्वेशन कंट्री में डिस्टर्ब्ड थी। लीडर्स के लिए उस समय एक तरीके से कम्यूनल हार्मनी को मेंटेन करना, लोगों में पीस और एमिटी मेंटेन करना नंबर 1 सबसे बड़ा चैलेंज था। नंबर 2, अगर हम सोशल लेवल पे दोबारा देखें तो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था दोस्तों कि पार्टीशन के कारण वी हैड टू नाउ अंडरटेक द रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़। दोस्तों जब पार्टीशन हुआ इंडिया का और पाकिस्तान का तो वेस्ट पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ आए। ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ आए। जो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से लोग इंडिया की तरफ आए वो ऑल द वे पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक आए। ईस्ट पाकिस्तान वाले जो लोग थे एक तरीके से वो रेफ्यूजी स्टेटस लेते हुए कहीं ना कहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाके बस गए। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में भी जाके लेटर ऑन एक इशू होता है और ये इशू असम के स्टेट में होगा। इस इशू को हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो के तहत समझेंगे जिसमें असम अकॉर्ड आता है, फिर वहाँ पर जो है एक तरीके से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनता है। वो सारा एक सेपरेट डिबेट है, उसको हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। बट इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था दोस्तों कि हमें जो ये रेफ्यूजीज़ आए इनका रिहैबिलिटेशन कंट्री में इंश्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजीज़, द थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज एट द सोशल लेवल वॉज द लैंग्वेज इशू। मैंने आपको ये बात पहले भी ब्रीफली बताई थी दोस्तों कि जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया लोगों पे। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो थी वो एक तरीके से निगलेक्ट हो गई और साथ में पर्शियन और जो उर्दू थी एक तरीके से मुग़लों के टाइम पे जो लैंग्वेज चल रही थी उसका डिक्लाइन होने लग गया। सबसे आयरॉनिकल बात यह है कि पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान कांग्रेस ये चीज़ को एम्फसाइज करती रही और उसने अपने कांग्रेस के सेशंस में भी ये बात बार बार रेजोल्यूशंस के तहत बोली कि वी नीड टू प्रमोट द वर्नाकुलर एजुकेशन, वी नीड टू यूज़ वर्नाकुलर लैंग्वेज फॉर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बट जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस समय एक लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू बना। लैंग्वेज इशू पे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, तो पूरे लैंग्वेज इशू को हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे सेपरेटली, डोंट वरी अबाउट इट। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि चैलेंज ब्रॉडली था क्या। तो सोशल लेवल पे रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजीज़, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना, लैंग्वेज इशू, दीज वर द 3 बिग सोशल चैलेंजेस व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट। सेकेंड कैटेगरी नाउ इज द पॉलिटिकल चैलेंज। दोस्तों जब हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए, अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हमारे को अब इंश्योर करना था एक इमोशनल वननेस ऑफ द पीपल। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट मूवमेंट लड़ रहे थे तो उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान हम लोगों ने एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया और वो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए एक साथ में पैरेलल टूल का प्रयोग किया विच वाज कॉल्ड द सेक्युलरिज्म। द नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म कंबाइंड टुगेदर एज टूल्स टू कंसेप्चुअलाइज द लार्जर आइडिया ऑफ इंडिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या थी, कंट्री का पार्टीशन हुआ था। अभी हमने सोशल लेवल पे देखा पार्टीशन के कारण कम्युनल हार्मनी भी डिस्टर्ब थी और टेरिटोरियली हम लोग टूटे थे। अब लोगों के अंदर ये भरोसा दिलाना कि हमें कोई टेरिटोरियली अब नहीं तोड़ेगा, हम लोग सब एक हैं, दैट इमोशनल फीलिंग ऑफ वननेस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल चैलेंजेस। अब ये चैलेंज को फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या तरीके और थे और इसके रिलेटेड और क्या क्या चैलेंजेस थे। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज पॉलिटिकल लेवल पे दोस्तों ये था कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, द अदर चैलेंज दैट वी विटनेस्ड वाज दैट हाउ डू वी मेक द पीपल नाउ पार्टिसिपेंट्स इन द गवर्नेंस। देखिए दोस्तों ब्रिटिशर्स के दौरान
जब हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स ब्रिटिशर्स ने बनाए, उस समय हमने क्या करने की कोशिश की? हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये था कि हम ब्रिटिशर्स को कन्विंस करें कि भाई इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में इंडियंस का पार्टिसिपेशन हो। पर मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि इंडियंस उस समय पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेशन इसलिए चाहते थे ताकि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो उन इंस्टीट्यूशंस का असेसमेंट होगा और उन इंस्टीट्यूशंस के असेसमेंट के बेसिस पे फिर हम लोग उनमें इंजेक्ट कर पाएंगे इंडियन ईथोस। पर दोस्तों वो तो नेशनल मूवमेंट के दौरान हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो इंस्टीट्यूशंस हमने इनहेरिट करे, बी इट द पुलिस, बी इट द ब्यूरोक्रेसी, बी इट द सिविल सर्विसेज एंड द जुडिशरी एटसेट्रा एवरीथिंग, अब इन इंस्टीट्यूशंस में हम जनरल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन कैसे करें? तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने कंसेप्चुअलाइज किया ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू रिक्रूट पीपल हु आर देयर टू बी अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी। फिर हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई। ये थीम 3 पूरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप चैलेंजेस को समझो कि चैलेंज सबसे बड़ा क्या था। हाउ डू वी इंश्योर द पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस? बिकॉज भूलिए मत दोस्तों, जब आप अपने देश के लोगों को पार्टिसिपेट करवाएंगे गवर्नेंस में, उसकी वजह से एक इमोशनल फीलिंग ऑफ वननेस आती है। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है ऑल इंडिया सर्विसेज के कॉन्सेप्ट के पीछे भी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। से इसके रिलेटेड एक पॉइंट और आ जाता है कि थर्ड पॉलिटिकल चैलेंज क्या हुआ? थर्ड पॉलिटिकल चैलेंज ये हुआ टू बेसिकली इनकलकेट इन द सेंस ऑफ पीपल एन आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम लोगों ने कंसेप्चुअलाइज करी पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान। मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, नर्चर हुआ, इवॉल्व हुआ। अब बात आई कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना है। इसके लिए प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस डाले, अब वो प्रोविजंस को प्रैक्टिस में भी लाना था। इन प्रोविजंस को प्रैक्टिस में लाने के समय हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने लोगों के मन में ये आइडिया डाला कि सरकार आपकी है, यू मैटर द मोस्ट। इसी रीज़न से हम लोगों ने प्रीएम्बल की स्टार्टिंग भी करी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलती है कि द पीपल आर अल्टीमेट सोवरेन। पर दोस्तों ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उस समय 1947 में आज़ादी के बाद पूरे कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को डिस्पर्स करना कि भाई पीपल आर द अल्टीमेट सोवरेन, पीपल डिसाइड देयर फेट, people decide their destiny, people decide their future, they decide their governance, ये चैलेंज हमारे लीडर्स के लिए था। हम देखेंगे कि हमारे लीडर्स ने इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए। इसीलिए वो डेमोक्रेटिक कल्चर पेनिट्रेट होकर परकोलेट कर गया। इसीलिए इलेक्शंस हैव बिकम अ रिचुअल इन इंडिया। वी आर ऑल अकस्टम्ड टू इट। हमें पता है कि इलेक्शन होगा, कैंपेनिंग होगी, एट्सेट्रा। तो वी विल सी कि गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। थीम 3 वही है, डोंट वरी, स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस। अब पॉलिटिकल लेवल पे दोस्तों इसके सवाए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को एक फ्रीडम दी थी। उसको कहा था कि भाई आप डोमिनियन ऑफ इंडिया या पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लैंड के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा होगा जो इंडिपेंडेंट रहेगा या पाकिस्तान का डोमिनियन ज्वाइन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं नेशनल कंसोलिडेशन में एक चैलेंज है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी ये बात बताई पॉलिटिकल चैलेंजेस में कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इमोशनल फीलिंग ऑफ वननेस। इमोशनल फीलिंग ऑफ वननेस तब तक नहीं आएगी जब तक आप टेरिटोरियली यूनाइटेड नहीं है। तो हमें टेरिटोरियल यूनिटी प्रमोट करनी थी। हमें ये चीज़ इंश्योर करनी थी कि एक तरीके से कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया हो। इस कंसोलिडेशन के दौरान हमने प्रिंसली स्टेट्स को टैकल करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई। और प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के टाइम पे हमें पॉलिटिकल चैलेंजेस आए, सोशल चैलेंजेस आए, कल्चरल चैलेंजेस आए। ये तीनों चैलेंजेस को पूरा एक सेपरेट डिबेट है, पूरी एक सेपरेट थीम है प्रिंसली स्टेट्स की, तब एनालाइज करेंगे इन रेफरेंस टू ईच प्रिंसली स्टेट ऑल्सो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे इम्पोर्टेंट और चौथा चैलेंज दोस्तों वो था इंटरनेशनल लेवल का। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 का बैकड्रॉप था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी तो उस समय वर्ल्ड में एक यूएस था, एक यूएसएसआर था। यूएस चैम्पियन कर रहा था कैपिटलिज्म को। यूएस जो है कैपिटलिज्म को चैम्पियन करते हुए बार बार ये बोल रहा था कि सारी कंट्रीज़ को मैं कैपिटलिस्ट के घेरे में ले आऊँगा। दूसरी जगह सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन चैम्पियन कर रहा था सोशलिज्म, कम्युनिज्म को। इंडिया के पास सबसे बड़ा डिलेमा ये था
कि भाई अब हम आज़ाद हो गए हैं, वॉट विल बी आर इंटरनेशनल इमेज इन द वर्ल्ड। तो इंडिया ने इस समय स्ट्रैटेजीज़ अपनाई फिर से। आप लोग जानते हैं नॉन अलाइनमेंट हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, चर्चा करेंगे थीम 3 में इसके बारे में हम लोग। तो यहाँ पर आप समझिए कि इंडिया को अपनी एक इमेज बनानी थी पूरे वर्ल्ड के सामने, और उस इमेज को बनाने के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे भी एक चैलेंज झेला। तो आई होप इस वीडियो के तहत अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई दोस्तों, कि ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ, नेशनल मूवमेंट की क्या लेगेसी थी, और इंडिया इंडिपेंडेंट होने के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस थे। अब हमारे ये फर्स्ट 2 थीम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से थर्ड थीम पे नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम देखेंगे थर्ड थीम से कि एक एक चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए। तो वो हम सेपरेटली अब पढ़ेंगे थीम 3 के अंदर। तो आई होप ये पहली 2 थीम्स आपको क्लियर हैं, एंड आई होप कि इन पहली 2 थीम्स को पढ़ के आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। थैंक यू।